जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार टारगेट ऑन से। मैं अविनाश पाठी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे और आप अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए खुद को लगातार मजबूत कर रहे होंगे। आपको पता है हम और आप लोग प्रतिदिन रात में 8 बजे मिलते हैं और हम लोग अपनी आगामी परीक्षा को लेकर के संविधान के एक एक चैप्टर पे चर्चा कर रहे हैं। हम लोग संविधान का बहुत ही खास चैप्टर जो डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है पंचायती राज व्यवस्था। हम भारत में पंचायतों के बारे में चर्चा करने का काम कर रहे हैं। आज की क्लास में हम फिर हमेशा की तरह कुछ प्रश्नों के माध्यम से पंचायतों के महत्व को, पंचायतों के क्या कहते हैं प्रावधानों को टटोलने का प्रयास करेंगे। हम लोग सीखेंगे कि पंचायतों से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। अगर हालिया परीक्षा को आप नजर में बनाए होंगे तो आपने देखा होगा पंचायती राज व्यवस्था आदि बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के रूप में क्या हुआ है, उभर के आने का इसने काम किया है। तो हमारी परीक्षा में आज खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक से आज कुछ प्रश्नों के माध्यम से अपने आप को मजबूत करेंगे, क्योंकि हमारी डेली क्लास का हिस्सा है। तो इसीलिए आप लोग खूब ध्यान से इसको देखिएगा, एक एक प्रश्नों का जवाब दीजिएगा और जो भी आपके पास समस्या हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको उसको हल करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए फिर हम लोग समय जाया ना करते हुए, बहुत ज्यादा कमेंट्स वगैरह ना देखते हुए हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। क्योंकि मेरे भाई ये बहुत जरूरी है कि हम लोग पंचायती राज व्यवस्था की पॉइंट्स पे चर्चा करें। ठीक, तो आज आप लोग केवल और केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, बाकी चीजों पे नहीं। देखते हैं जो पहला प्रश्न हमारे सामने है वो क्या कह रहा, ध्यान से जवाब दीजिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कह रहा जो पंचायती राज प्रणाली है ये कौन सी सूची का विषय है। जो पंचायती राज व्यवस्था है क्या ये हमारे यहाँ संघ सूची का विषय से माना जाता है, राज्य सूची का विषय माना जाता है, समवर्ती सूची का विषय माना जाता है, कि इनमें से किसी सूची का विषय नहीं माना जाता। पंचायतों को किस सूची का विषय हमारे यहाँ माना जाता है, ध्यान समझेंगे। हमारे यहाँ पंचायतों को कब संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो क्या बोलेंगे, संविधान में किया गया था 73वां संविधान संशोधन और इसके माध्यम से 1992 में क्या किया गया है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जैसे भाग 5 में संघ का प्रावधान है, भाग 6 में राज्य का प्रावधान है, वैसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कैसे दर्जा दिया गया, तो हमारे संविधान में इनके लिए क्या किया गया, इनके लिए भारत के संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, संविधान में एक बार भाग 9 को फिर से जोड़ा गया। भाग 9 के अंतर्गत क्या किया गया, कुल 16 आर्टिकल जोड़े गए। कितने जोड़े गए, आर्टिकल 243 से लेकर के और 243 ओ तक क्या किया, जोड़ने का प्रयास किया गया। ये जीरो नहीं है, ये मैंने लिखा है ओ, हिंदी में से क्या बोलते हैं, अड़ा। इतना जोड़ने का प्रयास किया गया। और ये कुल कितने आर्टिकल हैं, तो मेरे भाई ये कुल 16 अनुच्छेद हैं जिनको जोड़ने का क्या किया गया, काम किया गया। और ये जोड़ करके क्या बताया गया, कहा गया कि जो पंचायतें होंगी हमारे भारत देश में ये राज्य सूची का विषय होंगी। क्या होंगी, जो पंचायतें होंगी ये राज्य सूची का विषय होंगी। यानी पंचायतों का चुनाव कौन करवाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। पंचायतों के चुनाव के लिए प्रावधान कौन करेगा, अधिसूचना वगैरह कौन जारी करेगा, राज्य जारी करेगा। पंचायतों के स्ट्रक्चर को लेकर की विधि कौन बनाएगा, तो क्या कहेंगे, राज्य बनाएगा। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। कुल मिलाकर के पंचायतों को राज्य सूची का विषय क्या कर दिया गया, बनाने का काम किया गया। साथ ही क्या किया गया, इस संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें 29 ऐसे विषय बताए गए, इसमें 29 ऐसे काम बताए गए जिन 29 विषय पे कौन काम करेगा, हमारे यहाँ राज्य सरकारें काम करेंगी। बिल्कुल, बहुत शानदार, सबका जवाब आ रहा, बहुत शानदार। इन 29 विषयों पे कौन काम करेगा, हमारे यहाँ पंचायतें काम करने का काम करेगी। हाँ बिल्कुल, आप सब लोग बहुत अच्छे जवाब देने का काम करिएगा, ठीक ना। 29 विषयों पे पंचायतें काम करेगी। तो ये क्या किया गया, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो आप क्या बोलेंगे, हमारे यहाँ पंचायतें किस सूची का विषय है, तो बाकायदा 73वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया है कि पंचायतें किस सूची का विषय होंगी, पंचायतें हमारे यहाँ राज्य सूची का विषय होंगी, इस संघ सूची का विषय हमारे यहाँ नहीं होंगी। उम्मीद है आप इस प्रश्न को आप खूब अच्छे समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्या कह रहा, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन है। यानी क्वेश्चन पूछ रहा कि जब 73वां संविधान संशोधन करके पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था, तब ऐसी स्थिति में उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखिए बहुत ध्यान से, आपसे क्या पूछा जाएगा, कभी आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे भारत देश में
हमारे भारत देश में पंचायतों की शुरुआत सबसे पहले कहां हुई है, यानी पंचायतों की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है? तो यहां पे संवैधानिक दर्जे की बात नहीं है। पंचायतों की शुरुआत कब किया गया था? तो आप सब लोग जानते हैं, मैंने आपको सिखाया था कि जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बगदारी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किया था। तो यहां से पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो है राजस्थान। कब इसने किया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को क्या किया गया था? इसके बगदारी गांव में क्या किया गया था? इसकी शुरुआत किया गया था। लेकिन भाई जब पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करना था राजस्थान में, तो ध्यान देंगे इसके पहले, इसको लागू करने के पहले इसका एक प्रयोग भी किया गया था, इसकी टेस्टिंग किया गया था, टेस्टिंग। और टेस्टिंग कहां किया गया था? आंध्र प्रदेश में। 1958 में क्या किया गया था? आंध्र प्रदेश में इसकी टेस्टिंग करने का काम किया गया था। हालांकि बहुत बड़ी परीक्षाओं में इतने डेप्थ में जाके पूछेगा, लेकिन आप जानते रहेंगे शुरुआत करने के पहले एक प्रायोगिक तौर पर इसका परीक्षण कहां किया गया था? आंध्र प्रदेश में किया गया था। लेकिन जब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, यानी जब 73वां संविधान संशोधन कर दिया गया, तो 73वें संविधान संशोधन एक्ट के बाद इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो आप क्या जवाब देंगे? मध्य प्रदेश। इसके बाद एमपी वो पहला राज्य था जिसने क्या कर दिया था? 1994 में क्या किया था? इसको लागू करने का काम किया था। तो 3 क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले टेस्टिंग कहां किया गया था? बहुत शानदार, शाबाश। किसकी टेस्टिंग कहां किया गया था? आंध्र प्रदेश में। शुरुआत कहां हुई? राजस्थान में। और इसको संशोधन के बाद पहली बार किसने लागू किया? तो क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश ने। तो क्या जवाब देंगे? मध्य प्रदेश में क्या किया गया है? इसको पहले लागू किया गया। जरा कमेंट करके बताइए, उत्तर प्रदेश का जो पंचायती राज अधिनियम है ये कब आया था? हमारे यहां संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था को कब लागू किया गया? अगला क्वेश्चन क्या आपके सामने कह रहा है, पंचायत चुनाव कितने कितने साल पर होता है? तो पंचायत चुनाव है, कह रहा पंचायत चुनाव प्रत्येक 4 साल पे हो जाता है हमारे यहाँ, प्रत्येक 5 साल पे होता है, 6 साल पे होता है, ये राज्य की इच्छा के अनुसार होता है। हमारे यहाँ पंचायत चुनाव कितने साल का होता है? अनुच्छेद 243 में क्या किया गया है? इसके लिए साफ साफ प्रावधान किया गया। देखिए बहुत ध्यान से, क्या बोला जाता है? पूछा जाएगा कि हमारे यहाँ पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है, पंचायतों का टेन्योर कितना होता है? तो आप क्या जवाब देंगे? पंचायतों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। कब होता है? 5 वर्ष होता है। और अच्छा क्वेश्चन बनेगा, पूछा कब से 5 वर्ष होता है? तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे कि पहली बैठक से, क्या बोलेंगे? पहली बैठक से 5 वर्ष तक क्या होता है? हमारे यहाँ पंचायतों का कार्यकाल होता है। पहली बैठक से लेकर के और अगले 5 साल तक क्या होता है? इनका कार्यकाल होता है। अगर मान लीजिए कभी 5 साल के पहले पंचायत कभी भंग हो जाए, अगर 5 साल के पहले कभी पंचायत भंग हो जाए, तो ऐसी स्थिति में कमेंट करके बताइए, सब लोग तत्काल बताइए कि कितने दिन के अंदर पंचायत का चुनाव करवाना पड़ेगा अगर पहले भंग हो गई तो पंचायत का चुनाव हमारे कार्यकाल कितना होता है? जब किसी पंचायत का गठन किया जाएगा तो वहां से अगले 5 साल तक, वहां से इसका कार्यकाल कितना होगा? अगले 5 साल तक पंचायतों का कार्यकाल होता है। यानी आपका बीडीसी, आपका प्रधान, आपका जिला पंचायत मेंबर, ये सब लोग कितने साल के लिए आते हैं? 5-5 साल के लिए पद पे आने का काम करते हैं। बिल्कुल, बहुत शानदार, सबने जवाब दिया। अगर कभी पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर क्या किया जाएगा? ये चुनाव करवाने का प्रावधान किया जाएगा। और मैंने आपको सिखाया था कि 6 माह के भीतर चुनाव करवाया जाएगा। ये प्रावधान केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए है और पंचायत के लिए है। उपराष्ट्रपति के लिए क्या कहा गया है? अन्य के लिए क्या होता है? यथाशीघ्र चुनाव करवाया जाएगा। चुनाव होगा तो पद खाली नहीं रहेगा, लेकिन कब चुनाव होगा ये फिक्स नहीं है। फिक्स किसके लिए है? फिक्स भैया हमारे यहाँ वो फिक्स है किसके लिए? पंचायत और राष्ट्रपति के लिए। कि 6 महीने में आपको हर हाल में क्या करना पड़ेगा? चुनाव करवाना पड़ेगा। बहुत शानदार प्रश्न है। अगला क्या देखते हैं? अगला, अब से कोई पूछे 6 साल कार्यकाल किसका होता है, जरा बताइए। तो कभी ये मत कहिएगा कि 6 साल कार्यकाल राज्यसभा का होता नहीं। 6 साल जो कार्यकाल होता है ये राज्यसभा के मेंबर का होता है। क्या बोलेंगे? राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का होता है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल होता है। और जो भारत में विधान परिषद सदस्य होता है, कौन होता है? जो भारत देश में विधान परिषद सदस्य होता है, इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 साल होता है। इन दोनों का कार्यकाल कितना होता है? 6-6 साल है। कितना? 6-6 साल है।
हमारे यहाँ 4 साल किसी का कार्यकाल नहीं होता हमारे यहाँ। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा भारत में महिलाओं के लिए स्थान कहां आरक्षित है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो पहले पूछा जाता था, हालांकि इस क्वेश्चन की अब ये क्वेश्चन आज के हिसाब से गलत है, मैं समझा रहा क्या गलती है। पहले हमारे यहाँ जो महिलाओं को आरक्षण था वो केवल पंचायतों में हुआ करता था। पहले हमारे यहाँ महिलाओं को आरक्षण कहां था, केवल पंचायतों, केवल क्या किया गया था, पंचायतों में, यानी स्थानीय स्वशासन में क्या किया गया था, उनके लिए आरक्षण की बात किया गया था। केवल पंचायतों में क्या किया गया था, उनके लिए आरक्षण की बात था। कितना आरक्षण था, तो साफ साफ कहा गया था कि राज्य पंचायतों में महिलाओं को कम से कम आपको 33% आरक्षण देना पड़ेगा। अगर राज्य चाहे तो इसे बढ़ाकर ये कितना कर सकता है, 50% भी कर सकता है। कितना कर सकता है, 50% भी कर सकता है। यानी 33% देना तो कंपलसरी है, अधिकतम 50% कर सकते हैं। बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण है पंचायत में, यूपी में कितना है, 33% है। तो महिलाओं को कम से कम 33% आरक्षण आपको देना ही पड़ेगा। ये पंचायत में बाकायदा प्रावधान है आर्टिकल 243 के उपखंडों में। इसके अलावा क्या कहा गया है कि राज्य में जो SC/ST आबादी है, जो SC/ST आबादी है, इनको आरक्षण कैसे दिया जाएगा, जनसंख्या के हिसाब से। SC/ST आबादी को जनसंख्या के हिसाब से रिजर्वेशन मिलेगा, और जो OBC वर्ग है ना, इसको कैसे आरक्षण मिलेगा, इसका आरक्षण राज्य डिसाइड करेगा। राज्य अगर विधि बना देगा तो OBC को आरक्षण मिलेगा। अक्सर आप गांव के प्रधानी के चुनाव में सुनते होंगे कि आपकी बार सीट SC/ST हो गई है, OBC हो गई है, महिला हो गई है, ये वही आरक्षण है। अभी तक यही क्या था, प्रावधान था हमारे यहाँ। इस क्वेश्चन के हिसाब से महिलाओं को आरक्षण कहां मिलता है, पंचायती राज व्यवस्था में क्या मिलता है, महिलाओं को आरक्षण मिलता है। लेकिन देखिए हुआ क्या, हमारे संविधान में संशोधन किया गया। कौन संशोधन किया गया, 106वां संविधान संशोधन कब किया गया, 2024 में। एक विधेयक पेश किया गया मोदी सरकार के द्वारा, जिसका नाम रखा गया था मातृशक्ति वंदन अधिनियम। और इसके माध्यम से क्या कहा गया कि अब हमारे यहाँ जो संघ में लोकसभा होगी और जो राज्यों में विधानसभा होगी, क्या होगी, जो संघ में लोकसभा होगी और जो राज्यों में क्या होगी, विधानसभा होगी, इन दोनों में महिलाओं को क्या दिया जाएगा, 33% का आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन अब की लोकसभा चुनाव में लागू नहीं हुआ। अब जो जनगणना होगी, इसके बाद जो चुनाव होंगे, इस जनगणना के बाद जो चुनाव होंगे, उसमें इनको लागू किया जाएगा। यानी अब हमारे यहाँ लोकसभा में भी क्या कर दिया गया है, महिलाओं के लिए प्रावधान कर दिया गया है, और राज्यों की विधानसभा में भी क्या कर दिया गया है, महिलाओं के लिए प्रावधान कर दिया गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था वाला अभी एक्टिव है, ये दोनों अगली जनगणना के बाद क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। ठीक, हाँ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न क्या कह रहा कि ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है। बहुत सारे बच्चे ग्राम पंचायत और ग्राम सभा को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। देखिए ग्राम सभा किसको कहते हैं, ये एक पंचायत क्षेत्र के लोगों को ग्राम सभा कहा जाता है। जिला अधिकारी के अधिसूचित विशिष्ट लोग ग्राम सभा कहलाते हैं। ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग कहलाते हैं, या पंचायत के मेंबर कहलाते हैं। पहले समझिए, देखिए होता क्या, ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत का क्या मतलब है, गांव स्तर पे जो पंचायत काम करती है, ग्राम स्तर पर जो पंचायत काम करती है उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं ग्राम पंचायत। और इसके लिए मानक बनाया जाता है कि इतने लोग एक ग्राम पंचायत में होने चाहिए। अभी क्या मानक है कि ग्राम पंचायत 1000 से कम लोगों की नहीं बनेगी। अब कई बार क्या होता है, कहीं कहीं पर इस ग्राम पंचायत में एक ही गांव होते हैं, कहीं कहीं पर इस ग्राम पंचायत में एक गांव होते हैं। अगर एक गांव में 1100 लोग हैं तो उन्हीं को एक ग्राम पंचायत में एक ही गांव होगा। और कहीं कहीं क्या होता है, ग्राम पंचायत में कई गांव होते हैं। आप कमेंट करके बताइए आपकी ग्राम पंचायत में कितने गांव हैं। तो कई बार ग्राम पंचायत में एक ही गांव होते हैं और कई बार कई गांव होते हैं। मान लीजिए कि हम बात करते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं अशोक नगर ग्राम पंचायत की। क्या है, हम बात करते हैं अशोक नगर ग्राम पंचायत की। या मान लीजिए हम लोग बात करते हैं अली नगर ग्राम पंचायत की। ये दो मान ले क्या है, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत है। अब अशोक नगर जो ग्राम पंचायत है, इसकी आबादी जो है वो 1300 है। क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लीजिए एक गांव है, इसके अंदर एक गांव आता है और कुल कितने लोग आते हैं, कुल 1300 लोग आते हैं। मान लीजिए कि जो अली नगर है इसमें 3 गांव आते हैं और कुल कितने लोग आते हैं, 1200 लोग आते हैं। यानी 1000 से कम नहीं होना चाहिए, 1000 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक ना। तो अशोक नगर में कुल 1300 लोग हैं, अली नगर में कुल 1200 लोग हैं।
अब देखिए, जब कहा जाएगा ग्राम पंचायत तो हम इसकी बात कर रहे हैं, और जब कहा जाए ग्राम सभा, पता ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा का मतलब होता है किसी ग्राम पंचायत में ऐसे लोग जिनका नाम उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज हो, यानी मतदाता सूची में जिनका जिनका नाम दर्ज होगा। मतदाता सूची में किसका नाम दर्ज होगा? जो लोग कितने साल के होंगे? 18 साल के होंगे। यानी अगर कभी आपके गांव में कहा जाए आज ग्राम पंचायत की बैठक है, इसका मतलब एक एक व्यक्ति जाएगा, सब जाएंगे। कहा जाए आज ग्राम सभा की बैठक है, तो प्रधान आएगा, उस प्रधान वो प्रधान जितने एरिया का प्रधान है, जितने गांव का प्रधान है, 1 गांव 2 गांव 3 गांव का, वहां के ऐसे लोग आएंगे जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, जो 18 साल के हैं। ठीक, और यही ग्राम सभा क्या करती है? यही ग्राम सभा सभी शक्तियों का प्रयोग करती है। राज्य विधि बना करके जो जो शक्ति इसको दे देगा, उस शक्ति का प्रयोग हमारे यहाँ कौन करता है? यही ग्राम सभा करती है। तो प्रधान की शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? ग्राम सभा उनसे क्या करती है? प्रधान की शक्ति का प्रयोग करवाती है। तो क्या जवाब देंगे? ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में जिनका जिनका नाम दर्ज होता है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हीं को कहा जाता है कि भैया ये लोग क्या है? क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि ये लोग क्या है? तो ये लोग ग्राम सभा है। अब देखिए नियम क्या है? नियम ये है कि हमारे यहाँ ग्राम सभा की 1 वर्ष में कम से कम 2 बैठक होना अनिवार्य है। ग्राम सभा की 1 साल में कितनी बैठक होगी? 2 बैठक होगी। और बैठकों का कोरम कितना होता है? तो 1/10, यानी जितने मतदाता हैं उनके 1/10 को क्या होना पड़ेगा? उपस्थित होना पड़ेगा। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो आप क्या बोलेंगे? इसकी अध्यक्षता करने का काम कौन करता है? तो कहीं कहीं पे प्रधान करता है। इसी प्रधान को कहीं कहीं पे सरपंच बोलते हैं, कहीं कहीं पे मुखिया बोलते हैं। वो अध्यक्षता करने का क्या करता है? काम करता है। ठीक, तो क्या सही जवाब बनेगा? सी, यहां पे इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति किया था? अशोक मेहता समिति ने क्या कहा कि 1 स्तर की पंचायत बनाइए, 2 स्तर की पंचायत बनाइए, 3 स्तर की पंचायत बनाइए, कि 4 स्तर की पंचायत बनाइए। तो मैंने आपको सिखाया था कि बलवंत राय मेहता के नाम में 3 अक्षर है, बलवंत राय मेहता, इन्होंने 3 स्तर की पंचायत की बात किया है। अशोक मेहता के नाम में 2 अक्षर है, अशोक और मेहता, तो 2 स्तर की पंचायत की बात किए थे। जी बी के राव समिति, इनके नाम में 4 अक्षर है, तो 4 स्तर की पंचायत की बात किए थे। तो क्या बोलेंगे? 2 स्तर की पंचायत की बात किसने किया है? ये अशोक मेहता समिति ने क्या कहा था कि भारत में 2 स्तर की पंचायत बनाइए। 3 स्तर की पंचायत किसने कहा था? तो आप क्या बोलेंगे? बलवंत राय मेहता। क्या बोलेंगे? बलवंत राय मेहता समिति ने क्या कहा था? इसकी सिफारिश किया था। और आज हमारे भारत देश में 3 स्तर की पंचायत ही पाई जाती है। हाँ, अगर कोई ऐसा राज्य है जिसकी आबादी 20 लाख से कम है, तो वहां पर 3 स्तर में 1 स्तर को गायब कर दिया जाता है। एक है गांव स्तर पे ग्राम पंचायत, खंड स्तर पे पंचायत समिति, और जिला स्तर पे क्या है? जिला पंचायत। आप बताइए, अगर 20 लाख से जनसंख्या कम है तो 1 स्तर पे पंचायत को हटा दिया जाएगा। कौन सा स्तर हटेगा? ग्राम पंचायत हटेगी, या ब्लॉक स्तर की पंचायत समिति हटेगी, या जिला परिषद हटेगी? तो बलवंत राय मेहता ने क्या कहा? 3 स्तर की पंचायत बनाइए। 4 स्तर किसने कहा था? जी.बी.के. राव समिति। किसने कहा था? जी.बी.के. राव समिति। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि भैया 4 स्तर की पंचायत हमारे होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में हमारे कितने स्तर की पंचायत है? तो वर्तमान में हमारे यहाँ 3 स्तर की पंचायत पाई जाती है। कितने स्तर की? 3 स्तर की पंचायत हमारे यहाँ वर्तमान में पाई जाती है। कौन कौन सी पंचायत पाई जाती है? तो एक पाई जाती है गांव स्तर पे, गांव के बाद एक कहां पाई जाती है? एक पाई खंड यानी ब्लॉक स्तर पे, और एक कहां पाई जाती है? जिला स्तर पे। ये 3 स्तर की पंचायतें, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमारे यहाँ पाई जाती है। ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल बहुत सही जवाब दे रहे आप लोग। जहां की आबादी 20 लाख से कम है, वहां पर मध्य स्तर की पंचायत को गायब किया जा सकता है, ब्लॉक स्तर वाले की। कह रहा पंचायत समिति के सदस्य जनता के द्वारा, कह रहा पंचायत समिति के सदस्य, कह रहा
पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, जिलाधिकारी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं कि खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के मेंबर कैसे चुने जाते हैं ये आपको बताने का प्रयास करना है। देखिए थोड़ा सा आप लोग यहाँ अगर ध्यान दे लेंगे तो दोबारा आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। जैसे मैंने आपसे क्या कहा है, हमारे यहाँ गांव स्तर पे क्या पाई जाती है, तो भैया हमारे यहाँ गांव स्तर पे ग्राम पंचायत पाई जाती है। क्या पाई जाती है, हमारे यहाँ गांव स्तर पे ग्राम पंचायत पाई जाती है। और ग्राम पंचायत में पता है कौन कौन होता है, ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति जो होता है उसे कहते हैं प्रधान। एक व्यक्ति कौन बनता है, एक व्यक्ति बनता है प्रधान, एक व्यक्ति क्या बनता है, उप प्रधान बनता है, उप प्रधान बनता है। अब बहुत सारे क्या होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, या बहुत सारे क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, आप लोग जानते होंगे। फिर एक हमारे ब्लॉक एक हमारे कहाँ काम करती है, एक हमारे ब्लॉक स्तर पे काम करती है। इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं पंचायत समिति। क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति में कौन कौन होता है, ध्यान समझेंगे। पंचायत समिति में बहुत सारे ब्लॉक डेवलपमेंट बीडीसी, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ऑफिसर, इन्हीं गांव की भाषा में क्या बोलते हैं, बीडीसी। बहुत सारे बीडीसी सदस्य होते हैं। इन्हीं में से एक व्यक्ति क्या बनता है, एक व्यक्ति इन्हीं में से ब्लॉक प्रमुख बनता है, ब्लॉक प्रमुख बनता है। और एक व्यक्ति इसी में से क्या बनता है, ब्लॉक उप प्रमुख बनता है। ठीक, एक हमारे पंचायत कहाँ काम करती है, एक हमारे यहाँ पंचायत जिला स्तर पे काम करती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जिला परिषद। क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं जिला परिषद। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे जिला पंचायत सदस्य होते हैं। क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे जिला पंचायत सदस्य होते हैं। और इन्हीं जिला पंचायत सदस्यों में से एक व्यक्ति क्या बनता है, जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है, और एक व्यक्ति क्या बनता है, जिला पंचायत उपाध्यक्ष बनता है। ये हमारे यहाँ क्या होता है, ये हमारा स्ट्रक्चर है जो पाया जाता है। अब देखिए बहुत ध्यान से, होता क्या है, होता क्या है कि हमारे यहाँ ये जो गांव के मतलब कि वार्ड मेंबर होते हैं, जो बीडीसी होते हैं, जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं, इन लोगों का चुनाव, इनका चुनाव कैसा होता है, इनका चुनाव होता है प्रत्यक्ष। कैसा चुनाव होता है, इनका चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट चुनाव होता है। इनके चुनाव में हम और आप लोग क्या करते हैं, मतदान करते हैं। हम लोग बीडीसी चुनते हैं, बीडीसी अपने में से ब्लॉक प्रमुख और उप प्रमुख चुनता है। हम लोग जिला पंचायत मेंबर चुनते हैं, वो अपने में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनता है। इसके अलावा दूसरा क्या बोलेंगे, इसके अलावा ये जो उप प्रधान होता है, जो ब्लॉक प्रमुख होता है, जो उप प्रमुख होता है, जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, और ये सब जो लोग होते हैं, इनका चुनाव कैसा होता है, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। यानी इनके चुनाव में हम लोग वोट नहीं देते। अगर हम लोग जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करेंगे तो उनके चुनाव में जिला पंचायत मेंबर वोट देगा। हम प्रमुख और उप प्रमुख की बात करेंगे तो बीडीसी वोट देगा। ये जो प्रधान है ना, प्रधान को लेकर के पावर राज्य के पास है। राज्य अगर चाहे तो विधि बना करके प्रधान का चुनाव कैसा करवा दे, डायरेक्ट करवा दे, और चाहे तो कैसा करवा दे, इनडायरेक्ट करा दे। हमारे यूपी में कैसा होता है, हमारे यूपी में प्रधानों का चुनाव डायरेक्ट होता है। क्या होता है, डायरेक्ट होता है। ठीक, तो आपको मैंने पूरा समझा दिया कैसे कैसे चुनाव होता है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा, पंचायत समिति के सदस्य, ये सदस्य हैं, बीडीसी का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है। तो क्या जवाब देंगे, इनका चुनाव कैसे होता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है, बीडीसी मेंबर्स को चुनने का काम किया जाता है। जरा एक बार कमेंट करके बताइए क्या ये निर्वाचन आप समझ पाए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अगला क्या लिखा है, पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है। जो हमारे यहाँ पंचायतें हैं, इन पंचायतों के चुनाव का संचालन कौन करता है। देखिए आपको दो आयोग याद करके रखना है। एक आयोग कौन सा आपके सामने आएगा, एक आपके सामने आएगा और लिखा रहेगा राज्य वित्त आयोग। क्या लिखा रहेगा, एक लिखा रहेगा राज्य वित्त आयोग। ये वित्त आयोग नहीं है, ये राज्य वित्त आयोग है। इसका प्रावधान कहाँ किया गया है, इसका प्रावधान किया गया है आर्टिकल 243 में। कहा किया गया है, आर्टिकल 243 में क्या किया गया है, इसका प्रावधान किया गया है। इसका क्या काम होता है, जैसे वित्त आयोग संघ और राज्य के बीच में पैसे का बंटवारा करता है, वैसे ये क्या करता है, ये राज्य और पंचायतों के बीच में, ये स्थानीय निकाय के बीच में, ये राज्य और स्थानीय निकाय के बीच में क्या करता है, ये रुपए पैसे का बंटवारा करता है। राज्य और स्थानीय निकाय के बीच में क्या करता है, ये रुपए पैसे का बंटवारा करने का काम करता है। तो वित्त संबंधी बंटवारा कौन करता है, ये करता है। अगर मैं कह रहा हूं कि ये राज्य निर्वाचन आयोग है तो जाहिर सी बात है इसका गठन और
कौन करता होगा? इसका गठन जो होगा वो करता होगी राज्य सरकार हमारे यहाँ, ठीक ना। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता होगा? राष्ट्रपति का, सॉरी, राज्यपाल करता होगा। इसको लेकर सारी पावर किसके पास होगी? राज्य के पास होगी। फिर ध्यान देंगे, एक इसी में कौन दूसरा आयोग याद करेंगे, एक आएगा हमारे यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग। एक क्या आएगा? एक आएगा राज्य निर्वाचन आयोग। ये निर्वाचन आयोग नहीं है, राज्य निर्वाचन आयोग है। इसका प्रावधान कहां किया गया है? आर्टिकल 243 के में किया गया है। ये क्या काम करता है? ये पंचायतों का चुनाव करवाता है और ये नगर पालिका का चुनाव करवाता है। जैसे मैंने आपको सिखाया था, अगर कभी आपसे कोई पूछे कि निर्वाचन आयोग कौन कौन सा चुनाव करवाता है, तो निर्वाचन आयोग या केंद्रीय निर्वाचन आयोग या केचुआ, केचुआ मतलब केंद्रीय चुनाव आयोग, ये भैया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद ये चुनाव करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है? ये पंचायतों का चुनाव करवाता है। तो पंचायत का चुनाव कौन करवाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। इसका आर्टिकल भी याद कर लेंगे। इसका आर्टिकल परीक्षा में क्या करता है? खूब पूछने का काम करता है। तो दो आयोग आपके लिए, राज्य के लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक वित्त संबंधी काम देखता है और एक चुनाव संबंधी काम देखता है। अब चुनाव करवाने का मतलब क्या है? यही तो मतदाता सूची तैयार करता होगा, ये चुनाव करवाता होगा, ये रिजल्ट जारी करता होगा। अगला क्या लिखा है? एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है, ये जो कितने साल का हो। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए आपको 25 साल का होना पड़ेगा, आपको 25 साल का होना पड़ेगा, 30 साल का होना पड़ेगा, 21 साल का होना पड़ेगा कि 18 साल का होना पड़ेगा पंचायत चुनाव के लिए। तो मैंने आपको सिखाया है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 साल, लोकसभा, विधानसभा में जाने के लिए 25 साल, राज्यसभा और विधान परिषद में जाने के लिए 30 साल, पंचायत का मेंबर बनने के लिए, नगर पालिका का मेंबर बनने के लिए और शादी करने के लिए 21 साल और मतदान करने के लिए 18 साल। तो पंचायत का मेंबर बनने की योग्यता क्या है? कोई व्यक्ति हो, उसने 21 साल की आयु पूरी कर लिया हो, 21 साल की आयु क्या किया उसने? पूरी कर लिया हो, पूरी कर लिया हो, और राज्य और जो जो योग्यता बना देगा वो उसे फिल करना पड़ेगा। जरा मुझे कमेंट करके आप बताइए, या क्लास के अंत में आप बताएंगे, अगला क्वेश्चन दूंगा, ठीक। और क्या करेंगे भैया? 18 साल में हम लोग क्या करते हैं? 18 साल में वोटिंग करते हैं, ये मत देने की क्या है? आयु है। 25 साल में कहां जाते हैं? लोकसभा जाते हैं और विधानसभा जाते हैं। 30 साल में कहां जाते हैं? विधान परिषद जाते हैं और राज्यसभा में जाने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसके पास है? वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्य का राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करता है, राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं, कि कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मैंने आपसे क्या कहा कि भैया पंचायतें राज्य सूची का विषय है, पंचायतें जो हैं वो हमारे यहाँ किस सूची का विषय है? पंचायतें जो हैं वो राज्य सूची का विषय है। तो चाहे वित्त आयोग हो, चाहे जो निर्वाचन आयोग हो, गठन कौन करेगा? राज्य का राज्यपाल करेगा, राज्य का गवर्नर करेगा। इनके आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो हमारे पावर किसके पास है? इनके पास है, ठीक ना। अब आज मैं आपको एक क्वेश्चन देकर के जा रहा हूं, इसका जवाब बहुत सोच समझ के और होशियारी के साथ दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है आपके सामने? क्वेश्चन ये है कि जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए व्यक्ति को कितने साल का होना पड़ता है? अगर कोई व्यक्ति जिला पंचायत का अध्यक्ष बनना चाह रहा है तो उसे कितने साल का होना पड़ेगा? आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, आपकी परीक्षा के लिहाज से पंचायती राज व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको पंचायती राज व्यवस्था पे 3 क्लास मैं आपको दे रहा हूं, ठीक ना। एक क्लास मैं आपको दे चुका हूं परसों, एक क्लास मैंने आपको कल दिया है और एक क्लास में आज आपको दे रहा हूं। तो इन तीनों कक्षाओं में लगभग मैंने आपको 40 क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था से करवाए हैं, जहां मैंने योग्यता, वेतन, हर चीज मैंने प्रॉपर चर्चा कर लिया है। इतना अगर आप कंबाइन कर लेंगे तो फिर आपको आगे कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक। और अगर आप लोग थ्योरी कक्षाएं देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां पॉलिटी स्पेशल बाय अविनाश त्रिपाठी आपको लिखा मिलेगा, वहां बहुत सारी में थ्योरी कक्षाएं मिल जाएंगी, आप उसको देखने का काम कर सकते हैं। जो लोग आगामी कोई परीक्षा देना चाहते हैं आप चले जाएंगे, आपको यूपीएसआई पॉलिटी के नाम मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां मैंने संविधान सभा से लेकर के और एक एक चैप्टर को मैंने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाया है, जहां आपको एक एक चैप्टर के सारे क्वेश्चन करवाए गए हैं जो कि किसी भी परीक्षा में, पीसीएस तक की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप सब लोगों को क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक बार ये जरूर बताइएगा कि मेरे द्वारा करे क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई आपका प्रश्न हो, तो आप वो भी क्या करिएगा, वो भी आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। और कोई आपकी क्वेरी हो तो भी बताइएगा, मैं आपको आपके प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करूंगा। अगर आपको कोई चैप्टर ना समझ में आया हो, आपको पढ़ना हो तो बताइएगा, वो भी मैं आपको पढ़ाने का काम करूंगा, ठीक। तो हम लोग मिलेंगे कल
अगले सेशन में, जहां हम लोग पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध के बारे में। आज मैं आप लोगों का कमेंट नहीं ले पाया, कोई बात नहीं, केंद्र राज्य संबंध में हम लोग अगली चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते